reserve, because revaluation reserve is an unrealized gain. That's why we need to realize it. Do we have to realize the deficit reserve? It is already recorded in profit and loss, so there is no need to realize the loss. But keep this thing in mind that everything realized with time. वक्त आने पे बहुत सी चीजें रियलाइज हो जाती हैं, कुछ की असरात नजर आते हैं, कुछ के नजर नहीं आते. So same thing applies here, that when we are realizing revaluation reserve, we are doing with its journal entry. But प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने डेफिसिट रिकॉर्ड किया वो भी रियलाइज हो रहा है, लेकिन उसकी रियलाइजेशन की कोई एंट्री नहीं करते हम. होगा वो भी रियलाइज वक्त के साथ, उसकी एंट्री नहीं करने. क्यों? वो पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है, उसको फिर ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे करें? ये चीज पहले ही मौजूद हो, ये तो नहीं मौजूद, इसलिए हम इसको ट्रांसफर करेंगे. वो तो पहले ही है, लेकिन वो भी वक्त के साथ रियलाइज होता है. ठीक है, वो भी अभी देखना है कि किस तरीके से होता है. हमारे पास है काफी ज्यादा. अच्छा, सो दानियाल, दिस इज न्यू हियर. वी आई थिंक कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम इधर से स्टार्ट करते हैं. सो रियलाइजेशन ऑफ इट, रीवैल्यूएशन रिजर्व. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड? Because this is a financial accounting subject and you must be strong or you must be very good at double entry. There are two magic words. Daniel, do you remember the magic word? Debit gaya hai, credit gaya hai. Debit deal, credit girl. Deal, credit girl. ये है बस मैजिक वर्ड. लेट मी शो यू द मैजिक वर्ड्स. अब हो सकता है इस पे लिखे हुए नहीं लिखे, चले चेक करते हैं. इस पे नहीं लिखे तो इधर एक दूसरी फाइल है उसमें पड़े हुए. ओके, दिस इज द डबल एंट्री. डेबिट डील, क्रेडिट गर्ल. फ्रॉम डील वी गेट ड्राइंग, एक्सपेंस, एसेट एंड लॉस. फ्रॉम गर्ल, गेन, इनकम, रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड शेयर कैपिटल. इफ डील आर इंक्रीजिंग, डेबिट देम. इफ डील आर डिक्रीजिंग, क्रेडिट देम. If girls are increasing, credit them. If girls are decreasing, this is journal entry. Okay. So, because revaluation reserve is credit by nature, it is recorded in equity, and we know that equity is credit in nature, right? So, जब हम उसको realize करेंगे, we need to debit the revaluation reserve and credit retained earning, and this happens in statement of changes in equity. ये ट्रांसफर वाला काम ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होता है. ठीक है. सो डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्रेडिट रिटेन अर्निंग. दिस इज द रियलाइजेशन एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व. ओके, हाउ टू डिटरमिन दिस अमाउंट? अगेन वी हैव चॉइस. आइदर वी कैन गो फॉर दिस विद यूजफुल लाइफ. इट मींस एनुअली थोड़ा थोड़ा करके करते. रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा एग्जाम में वो नहीं होगा. रात को देखेंगे, एग्जाम की रात को पढ़ लेंगे. और दूसरा मेथड है ये है जो बाय डिफॉल्ट है, अभी नहीं पढ़ा तो रात को तो पढ़ना ही एग्जाम से पहले वाली. ठीक है, समझ आई. लेकिन बेटर क्या है? रोज रोज बहुत पढ़ना. तो इसीलिए ये वाला हम इसको कहते हैं कि एनुअली थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं. इस तरीके से क्या होता है, वॉलेटिलिटी शो नहीं करती फाइनेंशियल सेक्टर. एकदम आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आप पे भी बर्डन आएगा ना पढ़ने का. टेंशन अलग, बर्डन अलग. पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, इससे भी कुछ नहीं पता. लेकिन रोज ऐसा ऐसा करेंगे ना, बर्डन आप पर आएगा, स्मूथ चीजें चलेंगी. तो ये ज्यादा बेंचमार्क है. ठीक है, क्लियर है. ऑल दो ऑप्शन है. अब आप वाइज डिसीजन लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं वो आप पे करते हैं. अच्छा, अब ये जो अमाउंट है ये इस मेथड पे इन दो तरीकों से होती है डिटरमिन. मेरे पास 6 चैप्टर है और मेरे पास 6 हफ्ते हैं. हर हफ्ते में 6 चैप्टर याद कर लूँ, एक एक चैप्टर याद कर लूँ. यही है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा, हर हफ्ते एक एक करके जा रहा होगा. और अगर मैं एग्जाम से पहले वाली रात को करूंगा तो क्या होगा, सारे 6 के 6 मुझे क्या करने पड़ेंगे, एक ही दिन. तो अगर हम ये विद यूजफुल लाइफ मेथड यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ अमाउंट जाती रहेगी. लेकिन अगर हम ये करते हैं तो जितने चैप्टर हमने एक ही एकदम उसको ट्रांसफर करना है. क्लियर हुआ. तो इस अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है, रिवाइज माइनस हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन. और एक तरीका ये भी है, दोनों से आंसर सेम आता है. उन्होंने तरीका बताया, इस तरीके से भी 1 ही आएगा, दूसरे तरीके से भी 1 ही आएगा.
अब आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगे यूज करना, ठीक है। तो बेसिकली अमाउंट जो होती है ना वो डिटरमिन करती है इन मेथड से। इसमें हर साल थोड़ी थोड़ा ट्रांसफर होता है, इसमें जितना पड़ा है डिस्पोजल के वक्त आपने ट्रांसफर कर। क्लियर हो गया? गॉट इट? ओके, एनी क्वेश्चन? ये बिल्कुल यार, ये जो है एक्सेल शीट वंस दे हैव क्रिएटेड द व्हाट्सएप ग्रुप, तो फिर ये शेयर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी आपको, बुक्स जो होंगी वो भी शेयर कर दी जाएंगी, जो मेरे पास सॉफ्ट वर्जन हैं वो देख लेंगे, शेयर कर देंगे। और दूसरा ये है कि आपके पास ये जो वर्किंग है ये भी अपडेटेड होती रहती है, शेयर होती जाएंगी, ठीक है। अभी तो ग्रुप ही नहीं बना ना व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वो जैसे ही बनता है तो उसमें भी कम्युनिकेट हो सकती है क्लासेस वगैरह। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मैं पॉसिबली नहीं आया, मसले हो जाते हैं अलग है। वैसे तो कोशिश होती है कि क्लास होनी चाहिए टाइम पे स्टार्ट, लेकिन इन केस कभी नहीं आया तो मैं टाइमली इन्फॉर्म कर देता हूँ। टाइमली इन्फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि मैं आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको तकरीबन 3-4 घंटे पहले बता दूंगा यार क्लास नहीं होगी, ठीक है। ये इस तरीके से, क्योंकि मैं विजिटिंग में ही हूँ, समटाइम मैं अगर दूसरी जगह पे इंगेज हूँ तो फिर शायद वो होता है, लेकिन क्योंकि अब इतने अरसे से मैनेज कर रहे हैं तो अच्छा मैनेजर होना चाहिए, लेकिन समटाइम नहीं निकल सकते ना, तो फिर मैं बता दूंगा। दानियाल को तो मसला नहीं है, वो तो ऑनलाइन ले रहा है क्लास। आप अगर ऑन साइट ले रहे हो तो फिर आपको मसला होगा, क्योंकि आजकल कम्यूट करना ज़रा मुश्किल होता है। कहाँ से आते हो? क्योंकि तो कोई मसला ही नहीं, एक साथ ही होता है, तो कोई मसला नहीं। मैं आता हूँ B17 से, और मैं आज भी आया हूँ तो मुझे बहुत गर्मी लगी है। यस, B17 एक्ला। मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, एयर यूनिवर्सिटी नहीं है। ओके, सो let me first explain this situation to you. Okay, ये हमारा क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है और इसको बस सॉल्व किया हुआ है। ऑल दो क्वेश्चन आपके पास होता है दैट वी हैव परचेज अ एसेट विद अ कॉस्ट ऑफ 100 व्हिच हैड अ यूजफुल लाइफ, इस तरीके से होता है। लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को इलिस्ट्रेट किया इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। ओके, वन थिंग विच इज अकाउंटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, okay, it is very easy, but sometimes are unable to understand the question, ठीक। इस वजह से हम उसको वो नहीं कर सकते। अगर हम क्वेश्चन समझ आ जाए तो फिर आसान हो जाए। सो ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स, इनटू कंपोनेंट। ओके, कॉस्ट मॉडल, अच्छा ये मैंने इसलिए लिखा था कि मुझे डिस्कस करना मैं भूल ना जाऊँ। कॉस्ट, हमने एक एसेट परचेज किया फॉर 100 और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। अगर पहले साल उसकी 20 डेप्रिसिएशन आ रही है तो यूजफुल लाइफ कितनी होगी? और मैंने उसकी कितनी डेप्रिसिएशन की है पहले साल, तो कितनी लाइफ होगी? राइट। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में मैं यूजफुल लाइफ के साथ पंगे नहीं ले रहा। यूजफुल लाइफ मैंने 5 ईयर एक्सक्लूड, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल के साथ रूल्स ये है कि आपने एनुअली, बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस एनुअल अकाउंट्स, राइट। सो टू प्रोड्यूस द एनुअल अकाउंट्स वी हैव टू रिव्यू द फेयर वैल्यू ऑन एनुअल बेसिस। आपको याद होगा इम्पेयरमेंट आप जो कह रहे हैं बता रहे हैं, उसमें भी क्या कहते हैं, एनुअली रिव्यू करें इम्पेयरमेंट को, ऐसे ही होता है ना। सुबह साल के शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन यार जब हमने अकाउंट्स एंड में बनाना है तो एनुअली रिव्यू करने का क्या फायदा है कि वो जो लास्ट डेट पे वैल्यू होगी वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनुअली कर लेते हैं। जब भी आपके पास एस्टिमेट्स वगैरह की बात आती है ना, ठीक है, तो बेहतर ये है कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे आप रिलाई करें। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कब होगी? लास्ट डेट पे, इसीलिए हम एनुअली कर रहे होते हैं ईयर एंड पे। ओके, so you purchased an asset which had a useful life of 5 years, and in first year you have depreciated the asset, and we are using revaluation model. Okay, so this is the carrying amount at the first year. Okay, but before going to second year, let's just review the fair value, and we find out that asset had a fair value of 200. It means there is a surplus.
Okay, we have recorded the surplus and now the asset is at 200 at the end of second year, right? Okay, next year the remaining life is 4 years, so the depreciation would be, सही आई है? ओके, तीसरे साल में आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी, दूसरे साल के एंड में कैरिंग अमाउंट कितनी है? ओके, 150, राइट? तो लेकिन हमने कहा यार थर्ड ईयर पे जाने से पहले फिर से रिव्यू करते हैं, ये तो कैरिंग अमाउंट है ना दूसरे साल में, लेकिन हमने फेयर वैल्यू पे रिव्यू किया तो पता चला एसेट की वैल्यू गिर गई, 90 पे आ गया, तो डेफिसिट आ गया, हमने अकाउंट फॉर कर लिया। अकाउंट फॉर कैसे किया? अभी जनरल एंट्री हम करेंगे, वही तो करना है, ये तो भी सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको। रिमेनिंग लाइफ डेप्रिसिएशन सही निकली हुई है, ये है तीसरे साल के एंड की कैरिंग अमाउंट, लेकिन चौथे साल पे जाने से पहले रिव्यू करना है। रिव्यू किया तो पता चला एसेट कितने पे आ गया? 200 पे। रिमेनिंग लाइफ, तो ये फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन थी, ये फोर्थ ईयर की कैरिंग अमाउंट थी, राइट है? और फोर्थ ईयर के एंड में वी हैव सोल्ड द एसेट फॉर 80, राइट? सो गेन और लॉस कितना है? 100 के एसेट 80 पे बेचा हमने, क्या है? एग्जैक्टली 20 का लॉस है। अब हम इसको अकाउंट कर करते हैं। ओके, आई हैव यूज्ड द 3 कॉलम अप्रोच। ओके, लेट मी सॉल्व। First time you feel that it is complex, but trust me, it is very simple. Okay. I have used 3 column approach. One column, these are air. This gray portion is first air, this white shade is second air, then this gray is third air. Okay, this is how I divided the air, right? Okay. First column is there to record depreciation only. Second column is there to record surplus or deficit. And third column is there to record reevaluation, realization of surplus. Okay, realization of deficit, no entry will be required for that. Okay, so first thing, depreciation को अगर मैं चार्ज कर देता हूँ, क्या किया? पहले साल की depreciation 20, 50, 30, 100, यही है। तो पहले साल 20, दूसरे साल 50, then 30, then 100, 4 साल की depreciation होगी। ओके, पहली एंट्री थी मैंने कर ली, although we have to follow the time. ओके, क्रोनोलॉजिकली हमें इसको करना है, एक साथ ही नहीं करना, हमने सबसे पहले फर्स्ट ईयर पे रहना। बिफोर गोइंग टू सेकेंड ईयर, व्हाट वी हैव टू परफॉर्म? वी हैव टू परफॉर्म द रिव्यू, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द रिव्यू वी हैव फाइंड आउट दैट this there is a surplus of 120. What are the rules for surplus? Exactly. So exactly, डेबिट एसेट और क्रेडिट रिवैल्यूएशन, और ये होगी एंट्री कब? पहले साल में, पहले साल के एंड में। तो ये पहले साल ही में मैंने किए, डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिजर्व, यही किया ना? ओके, 80 वाला एसेट 200 पे गया तो कितने का गेन है? 120 का, ऐसा ही है। ओके, सो जब मैंने ये एंट्री की तो मेरे पास जो इक्विटी पोर्शन होगा उसमें ये 120 रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट? हो गया रिकॉर्ड। ओके, अब मैं सेकेंड ईयर पे मूव कर सकता हूँ। ओके, सेकेंड ईयर, बिकॉज वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन, इट्स अ नॉन करंट एसेट एंड इट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट, सो डेप्रिसिएशन ऑफ 50 हैज बीन चार्ज नेक्स्ट ईयर, एंड as I told you the benchmark treatment is to transfer annually, ठीक है? तो हम एनुअली वाले ही करते हैं। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है कितने का? 120 का। इसको थोड़ा थोड़ा करके रियलाइज करवाए ना। व्हाट इज द रियलाइजेशन एंट्री? डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्रेडिट रिटेन अर्निंग। व्हाट आर द फॉर्मूला? यू कैन आइदर यूज डिवाइड माइनस हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन और यू कैन ऑल्सो यूज this. Okay, we will apply both, right? So what is the formula? Revised depreciation minus historical depreciation. So you get 50 minus 20, 30. So you have to realize the revaluation reserve by 30 by debiting revaluation reserve and crediting retained earning with 30. Okay, right? Okay, okay.
we do have an alternate option as well. Revaluation reserve divided by remaining useful life. How many, what is the remaining useful life? 4 there. So this 120, if divided by 4, you will also get, right? Okay. So when I did this entry, it will be reflected here. It means minus 30. Now the remaining revaluation reserve is, okay, got it? Next year, should we move to next year? Should we move to next year? No. Before moving to next year, we have to review fair value at the year end. So at the second year, we find out that this 150 goes to 90. It means deficit. How much? What are the rules for deficit? A deficit should be charged to P&L unless it reverses the surplus. How much surplus do we have? 90. But how much deficit do we need to charge? तो अभी तक इतना डेफिसिट आया ही नहीं कि वो पूरा ये सरप्लस को खा ले. कितना खा सकता है वो? 60. तो हमने उसकी एंट्री क्या करनी है? डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्रेडिट नॉन करंट एसेट विद 60. तो ये एंट्री हुई है. ऐसे ही है. जब हम ये एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या करेगा? अब रिवैल्यूएशन कितना हो गया? 30 रह गया. ठीक है. अब हमने क्योंकि आखिरी काम करना होता है, रिव्यू हमने कर लिया, जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर पे. नेक्स्ट ईयर जब हम गए तो हमने किया डेप्रिसिएशन चार्ज. क्या अभी कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस रहता है? तो रियलाइज भी होगा. जब तक रिवैल्यूएशन रिजर्व है, जब तक ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तब तक क्या करेंगे? रियलाइज करते रहेंगे. ठीक है. सो हमने ये 30 की डेप्रिसिएशन चार्ज की, ठीक है, थर्ड ईयर में. तो अगर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है, इसको भी तो रियलाइज करना है ना. तो कितनी अमाउंट से करेंगे? पहले जनरल एंट्री क्या है? डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्रेडिट रिटेन अर्निंग, राइट. अमाउंट वुड बी revised minus historical depreciation. So what will be the amount? You have the revised depreciation of 30, historical depreciation. This is the revised depreciation, right? What is the historical depreciation? 50 is the preceding depreciation. Historical depreciation means once it was applied on historical cost. वो कौन सी थी? वो तो 20 है ना. This is not historical depreciation. This is a subsequent accumulated depreciation, not historical. Historical cost depreciation was applied on the historical cost. Okay. So, where is the? Okay, this. So revised depreciation is 30. Historical depreciation was 20. Okay. So revaluation would be realized by 10. और अल्टरनेट मेथड क्या था? 30 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3. You will also get the same value. Okay. So by performing this entry, the result of, right? Okay. Next year, should we move to next year? No, but fair value adjustment. So in the third year, okay. Let me pause the recording for a moment. Right. Before moving to next year, we have to review, and we find out that this 60 asset rises to 200, right? So there is a gain of 140. Surplus should be recorded into revaluation reserve unless it reverses. क्या भी वो रिवर्स करना? अगर हम देखें अभी सरप्लस ही पड़ा है बीच में, तो इसका मतलब है फर्दर क्या करेंगे हम? डेबिट नॉन करंट एसेट, क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिजर्व, राइट? ऐसे ही है. ओके. सो इसको हमने डेबिट किया और क्रेडिट किया हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व को. उसका रिजल्ट क्या हुआ?
हमारे पास 140 से यहाँ पर होते हैं 160 ऐसे ही। नेक्स्ट ईयर नाउ we can move to next year. So we are charging depreciation of 100, and because we have a surplus, we need to realize that surplus. Okay. So how? Revised depreciation minus historical depreciation. This is revised historical depreciation from 20 to realized by 80. The alternate method, you have a reserve of 160. Remaining life of 2 years. 160 divided by 2 years, you will get 80, right? So let me post this entry here, minus 80. This is the realization entry. Okay. Okay. Got it? Now this is the time when we dispose the asset. Okay. So what will be the disposal entry? You had the asset which had a value of 100, you disposed it or you sold it for 80. Debit cash by 80, credit non-current asset by 100, debit loss by 20. Okay. This is the entry for disposal, right? Okay. As we know that maybe you have, I think, account the disposal in your previous subjects, right? And there is a rule, when there is no asset, anything attached with that asset should also be removed from the book, right? बनना नहीं ना उसकी याद क्या करेंगे मतलब, तो यहाँ पे ऐसे नहीं रहा, इससे रिलेटेड ये जो 80 का रिजर्व, इसको क्या करना, खत्म करो। तो अब इसको रिमूव करने के लिए क्या एंट्री होगी? डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व, क्रेडिट रिटेनर, राइट, विथ रिमेनिंग कितना रहता था 80, ये नहीं 80 रिमूव हो गया, खत्म हो गया। अच्छा जी, I had a loss of 20 on disposal, right? लेकिन I had a gain of 80 to realization. So net gain कितना होगा? Right? Let me reconcile this 60 for you. This 60 कैसे होता है? Suppose you never use the revaluation model, okay, and you applied a cost model. Okay. What if this asset had never been revalued? What will be the carrying amount after 4 years? हमने 4 years के एंड में किया ना, 4 years के एंड में किया ना इसको। तो अगर हमने कॉस्ट मॉडल यूज किया होता, हमने कभी रीवैल्यू किया ही ना होता, तो एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या होती? जब रीवैल्यू हुआ तो डेप्रिसिएशन 2020 होती, ये होता ना। हमने एसेट लिया था 100 का, पहले साल की डेप्रिसिएशन 20, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 20, तीसरे साल की, चौथे साल की डेप्रिसिएशन 20, 4 साल की डेप्रिसिएशन 20, तो 4 साल बाद कैरिंग अमाउंट क्या होती? 20। एक एसेट 20 का है और आप उसको 80 पे बेचें, कितने का गेन है? राइट, दिस इज हाउ रिवैल्यूएशन। डिफिकल्ट, इजी? Yeah, practice makes. Okay. Okay. Let me. Okay. Let's move to another example, a complex one. Okay. This is the situation here. From level 1 to level 5. This is the level 5. Okay. So understand the question first. Can you explain the question for me? क्या हुआ है? क्वेश्चन जरा समझाएगा, फिर मैं हम उस पर बात भी करेंगे। सबसे पहली चीज है क्वेश्चन समझ आना जरूरी है। तो क्या हुआ? एक ऐसे हमने 100 का दिया, कितनी लाइफ थी? 5 years लाइफ। तो पहले साल डेप्रिसिएशन की क्या थी? 80 क्या होती? कैरिंग। उसके बाद क्या किया हमने? रिव्यू किया, तो क्या पाया? फिर अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 10। फिर क्या पाया हमने?
फिर डेफिसिट हुआ, उसके बाद सरप्लस है ही सरप्लस है। खेल सकते हैं यार, अपना क्या है, लॉस होता है फायदा होता है हमारे घर में क्या। ओके, सो लास्ट ईयर में क्या हुआ, लास्ट मतलब डिस्पोजल से पहले, मतलब वैसे तो हमने इसको 5 साल लेके नहीं गया, चौथे साल पे डिस्पोज कर रहा है। आखिरी साल में डेप्रिसिएशन 60 आ रही है। हाँ अच्छा ही है। ओके, अब चलें, I think it will be very early to discuss that. Although I can tell you what are the stage which in which year that we have to perform the realization. I can tell you by looking at the question. Oh, what is the famous quote of Bilawal? तो जब ज्यादा रीवैल्यूएशन होता है तो ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है, तो ये ना हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन हुआ 20. It means if depreciation is greater than 20, it means there is a surplus. If depreciation is lower than 20, it means deficit. If the depreciation is 20, ना surplus है ना deficit. Value will tell you that, right? ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि यार पहले साल पे है, दूसरे साल पे इम्पेयरमेंट का इफेक्ट है, तीसरे साल पे इम्पेयरमेंट का इफेक्ट है, लेकिन चौथे साल में 60 में जा रही है, इसका इफेक्ट सरप्लस होगा। ज्यादा वैल्यू होती है तो ज्यादा डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। तो चौथे साल हमने रिवैल्यूएशन को रियलाइज करवाना है, ओके, लेकिन पहले हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रिएट किया। तो सबसे पहले वही प्री कॉलम अप्रोच, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। अगर आप ना एक बंदा इधर आ जाओ या दोनों इधर आ जाओ तो मुझे होगा कि मैं इधर देखूंगा तो कैमरे को भी आ जाएगा, अब उधर देख रहा हूँ तो कैमरे में पता नहीं क्या हो रहा है, ये उधर देख रहे हो आप, मेन तो नजर आ रही है ना। अब ये हो रहा है कि कैमरे को लग रहा है कि मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन की एंट्री, पहले साल कितनी एंट्री होगी और कितनी एंट्री होगी, पहले साल कितनी एंट्री करने का, डेफिसिट वगैरह की एंट्री करनी है ना, डेफिसिट की एंट्री करनी है एग्जैक्टली। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, ओके, वो हमने कर दी विद 20, राइट। एंड नेक्स्ट एंट्री वुड बी क्या एंट्री होगी, डेफिसिट। जब भी डेफिसिट आए प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट डेबिट डेबिट अनलेस इट रिवर्सेस द सरप्लस। यहाँ पे कोई सरप्लस है तो फर्स्ट टाइम है, सब्सिक्वेंट में तो कुछ नहीं होगा। तो जो आपने एंट्री बताई थी बिल्कुल वही हुई है, देखो सही है। नेक्स्ट ईयर जा सकते हैं ना, नेक्स्ट ईयर। तो एंट्री जब हमने की डेप्रिसिएशन की कितनी 10, तो हाँ जी, तो नेक्स्ट ईयर पे जा सकते हैं। अच्छा, रियलाइजेशन की एंट्री, रियलाइजेशन की एंट्री नहीं करनी, इम्पेयरमेंट की रियलाइजेशन की एंट्री नहीं होती, किधर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे, नहीं होती ना, सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस की होती है। डेफिसिट या इम्पेयरमेंट की रियलाइजेशन एंट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन रियलाइज वो भी हो रहा होता है आपके साथ, एक ही चीज है, दोनों के अकाउंट ट्रीटमेंट एक ही है, ओके। तो उसकी जो है ना एंट्री नहीं है, लेकिन वो भी वक्त के साथ रियलाइज होता है, ओके। सो रियलाइजेशन की कोई एंट्री नहीं है, इस साल भी कोई एंट्री नहीं है, इस साल भी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि इन दोनों सालों में क्या है, डेफिसिट है। और वो मुझे कैसे पता चला, डेप्रिसिएशन को देख, सही है। इस साल पे एंट्री होगी और देखेंगे होगी कैसे होगी, ये भी करेंगे। तो इस साल रियलाइजेशन की एंट्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ इस डेफिसिट की एंट्री करनी है। डेप्रिसिएशन तो हमने कर दी, कितने का डेफिसिट होगा 18, डेफिसिट शुड बी चार्ज टू P&L unless it reverses the previous surplus। ऐसा पॉसिबल सिचुएशन आ रही है कोई, नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या एंट्री करेंगे हम, डायरेक्ट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट नॉन करंट एसेट,
विथ 18 कर ली। ऐसे ही। अच्छा जी, अब आते हैं थर्ड ईयर पे। कितनी डेप्रिसिएशन? 4। डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, रियलाइजेशन की एंट्री करनी है ही नहीं ना सरप्लस, अभी तो सरप्लस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो रियलाइजेशन की एंट्री होगी नहीं होगी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के बाद हमने क्या करना है, फेयर वैल्यू रिव्यू करना और पता करना है यार सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। क्या आ रहा है? सरप्लस आ रहा है। कितने का? 112 का। चले अब मुझे बताएं, जब भी सरप्लस आए वी हैव टू क्रिएट अ रिवैल्यूएशन रिजर्व अनलेस देयर इज अ डेफिसिट। So we need to, okay, so tell me the entry. What will be the entry? Debit नॉन करंट एसेट तो मैंने कर दिया, कितने से? 112। क्रेडिट P&L कितने से करो? सारे कितना हो गया? 58 कैसे? पहले 40 हुआ, फिर 18 हुआ, ऐसे ही 58। ये हमने किया 58। ओवर एंड अबव रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना? 112 माइनस 58। सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करो। 112 और 64, 54। ओके 54, राइट। सो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना आ गया? 54। वैसे ये गलत किया है, हाँ ये गलत है, ये वैल्यू 54 नहीं आती, लेकिन मैं प्रूफ शो कर रहा हूँ कि क्यों गलत है, पता चल गया। नेक्स्ट ईयर रीवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज करना है ना? नेक्स्ट ईयर रीवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज करना है, करना है। रिवाइज माइनस हिस्टोरिकल से होगा। चलिए रिवाइज एप्रिसिएशन कितनी है? रिवाइज एप्रिसिएशन इज 60, हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन 20। तो रियलाइज कितने से होना चाहिए? 40 से। चले जी बताएं जी, 54 डिवाइडेड बाय 2, 40 तो नहीं आता, इसका मतलब गलती हो गई ना, हो गई गलती। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रिवैल्यूएशन रिजर्व 80 का होना चाहिए था, है ना? ऐसे ही। तभी जाके दोनों एक ही आंसर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व 80 का होना चाहिए था, तो ये कितने का होना चाहिए था? 32। मैंने यही बात की थी, हर चीज रियलाइज वक्त के साथ ही होती है, लेकिन कुछ नजर आ रही होती है, कुछ नहीं नजर आती। ये बैक एंड पे रियलाइज वैसी ही हो रही है, ऐसे ही। देखिए आपने इम्पेयरमेंट की, फॉर द टाइम भी इम्पेयरमेंट की 40 की फर्स्ट ईयर में, पीछे कितने साल रहते हैं? 4 साल। तो पहले साल कितनी रियलाइज हो गई? 10। फिर आपने इम्पेयरमेंट की 18 की, तो टोटल कितनी हो गई है? 48। अगले साल कितनी रियलाइज हुई? 16 की, पीछे कितनी बच गई? 32। करके देख लेना, 40 डिवाइड बाई 4, 10 की होनी चाहिए। अच्छा 30 की रहेगी, 18 की और इम्पेयरमेंट होगी, 48 हो गया। पीछे कितने साल रहते हैं? 3। 48 डिवाइड बाई 3 16 होता है। कितना आता है? दिस इज अनरियलाइज इम्पेयरमेंट, जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं। ओके ओके, दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लेट मी टेल यू द सिंपलेस्ट वे। याद है पिछले सेशन में हमने अभी पिछले जो एग्जांपल दी उसमें हमने 60 किस तरीके से रिकंसाइल किया था?
वही कॉन्सेप्ट हम इधर भी अप्लाई करते हैं। अगर मेरा एसेट कभी भी इम्पेयर ना हुआ होता, रीवैल्यू ना होता, तो 1 2 3 तीसरे साल कितने पे होता? अगर मेरा एसेट कभी भी सरप्लस पे ना जाता, ये इम्पेयरमेंट पे ना जाता, तो तीसरे साल कितने पे होता? 40 पे होता। यही बताया ना आपने अब्दुल्ला, 40 पे ही होता। ये 16, 48/3 रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ जो आसान है वो है। एक और भी तरीका है वो भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या करना है, पीएचडी थोड़ी करना है। ठीक है, सिंपल रूल ये है कि इस जगह पे हमें मसला आ रहा है ना कि यार हमें पता नहीं चला कि यार कितना सरप्लस हमने क्रिएट करना और कितना इंपेयरमेंट रहता है जिसको हमने रिमूव करना है। अनरियलाइज इंपेयरमेंट, जो चीज़ रियलाइज होगी वो रिमूव नहीं हो सकती। राइट, मैं आपको लास्ट उसमें भी बता देता हूँ। कहाँ गया अमाउंट, ये आप देख रहे हो ना, ये 30 रियलाइज हो गया था और 90 अनरियलाइज था, तो हमने इस 60 को उधर ही किया। जो चीज़ रियलाइज हो चुकी है उसको तो मैं रिमूव नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो इसी तरीके से इंपेयरमेंट भी रियलाइज होती है। जो रियलाइज होगी वो तो होगी, उसको तो रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, जो अनरियलाइज है वो रिमूव करना है, तो अनरियलाइज कितना है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे मुझे मसला आ रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कितनी इंपेयरमेंट अनरियलाइज रिमूव करनी है। तो मैं एक इमेजिन करता हूँ, अगर मैं एसेट को कभी भी सरप्लस पे ना ले जाता, डेफिसिट पे ना जाता, तो ये कितने साल है? 1 2 3, 3 साल बाद एसेट कितने पे होता? 40 पे। 100 का एसेट लिया, पहले साल 20 की डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 20 की डेप्रिसिएशन, तीसरे साल 20 की डेप्रिसिएशन, तो 3 साल बाद कितने पे होता? 40 पे होता। लेकिन इंपेयरमेंट की वजह से, ये क्या थी, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, इंपेयरमेंट की वजह से वो कितने पे है? तो इसका मतलब अनरियलाइज इंपेयरमेंट कितनी पड़ी हुई है इस पे? ये मैंने रिमूव की ओवर एंड अबव। एग्जैक्टली, ओवर एंड अबव विल चार्ज टू, विल क्रिएट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। राइट, सिंपल। सिंपल ही है, प्रैक्टिस का आ जाएगा यार, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, हमने कितने का रीवैल्यूएशन एसओपीएल क्रिएट किया? रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने का क्रिएट किया? 80। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको यहाँ पे बुक करता हूँ 80, तो रिवाइज माइनस हिस्टोरिकल से क्या आ रहा है? 40। ऐसे ही है। और दूसरा जो है 80 डिवाइड बाय, उससे क्या आ रहा है? उससे भी 40 ही आ रहा है। राइट, गॉट इट, ओके। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब हमने वो किया, इसमें से कितना रियलाइज हो चुका है? 40 रियलाइज हो चुका है। ओके, अब हमारा एसेट हमने डिस्पोज कर दिया। 60 वाला एसेट कितने पे डिस्पोज किया? 80 पे। डिस्पोजल की क्या एंट्री होगी? नॉन करेंट एसेट 60 एंड क्रेडिट 60। अच्छा, लेकिन ये भी तो देखें ना, ये भी तो है पड़ा हुआ, इसको भी तो खत्म करना। तो गेन ऑन डिस्पोजल में कितना है? 20। गेन ऑन रियलाइजेशन कितना है? 40। टोटल गेन 60 का। उसका तरीका क्या है फाइंड आउट करने का? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर ये एसेट कभी भी सरप्लस पे ना जाता, डेफिसिट पे ना जाता, 4 साल बाद कितने पे होता? कितने का बेचा? कितना गेन? क्लियर है? मजे का ना? एक और भी तरीका है, वो चले हम रीवैल्यूएशन, वो IS 38 पे करेंगे। ठीक है, अच्छा, आई हैव रिटन समथिंग देयर, कंपोनेंट अकाउंटिंग। कंपोनेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली अप्लाइड ऑन कॉम्प्लेक्स एसेट, और फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स एसेट लाइक एरोप्लेन है कॉमन एग्जांपल। In aeroplane, the frame of the plane have a different useful life, the engine had different useful life, and fixtures had different useful life. So according to their useful life, depreciate that asset component in component form. Okay, so component accounting may be applied where the asset is complex. Component accounting may be applied to where there is two component and both component had different useful life, different residual value, or different method of depreciation. Okay, तो हम कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आसान तरीके में। ओके, लेट मी ओपन द बुक फॉर यू।
Okay, this is the question. This question is basically to the initial measurement part. Okay. So you have purchased an asset, you are required to calculate the cost of building. Okay. The basically the question is from this part, initial measurement. Should be made at cost, which comprise of purchase price plus trade discount, all directly attributable cost, and initial estimate of dismantling cost. Okay, right? Dismantling cost basically is the removal cost. You may have heard the in refining when you have used or utilized the total or you have consumed the resources, it means you have to restore that place to the same condition if the installation had not been done in the first place. Okay, for example, I have purchased this fan, I have installed it, but to sell it, I need to dismantle it, remove it. Okay, so that cost will also be added in the cost of the asset. Okay. So coming back to the question, where is the question? Okay, this is the question. An entity started construction on building for its own use on 1st April 2007. Dates are very important. Okay, and I think there is no dates in requirement. So this is the asset that has been constructed. Where is it from? Purchase price of land is 250. Then you have paid the stamp duty and legal fees. All these are directly attributable costs. Site preparation and clearance, this is also a directly attributable cost. Material, basically, this is directly attributable because you are using that material to construct the building, obviously. सीमेंट की बोरियां ईंटें वगैरह आएंगी तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी ना, सरिया वगैरह. ओके, देन यू हैव लेबर. लेबर इज आल्सो एडेड. घर बनाते हैं तो लेबर की भी कॉस्ट कहते हैं ना, घर उसको बीच में चलेगी, लेबर नहीं लगेगी तो घर तो नहीं बनने वाला, तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है. आर्किटेक्ट फी, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और नक्शा उसने देना है, उसने पास करवाना है. जनरल ओवरहेड, these are general overhead, so this will not be part of asset cost. Okay, okay, there are three notes. Material cost. Okay, material costs were greater than anticipated. On investigation, it was found that the material costing 10 million had been spoiled and therefore wasted a further 15 million. Therefore wasted, and a further 15 million was incurred on material as a result of faulty design. Abnormal loss. Abnormal loss will not be a part of cost of asset. Okay. So from this 100, we need to deduct 25 because this was due to the fault. 25, right? So the remaining material cost will be 75,000. Okay, right? Then as a result of these problems, work on the building ceased for the fortnight during October 27, and it is estimated that the approximately 9 million of the labor side relate to labor cost relate to this period. अब मसला आ गया तो उसकी वजह से काम भी नहीं हुआ, तो 9 मिलियन जो हमने पे किया वो वैसे ही वेस्टेज की वजह से पे किया, तो वो भी निकाल देंगे, तो पीछे कितना बचा? 141 लेबर. ओके. The building was completed on 1st July 2018 and occupied on 1st September 2018. तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी? कर लें 250 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 75 प्लस 141 प्लस 20, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है 250 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 75 प्लस 141 प्लस 20, 519. This is the cost of building. Okay, and the building is completed was completed on 1st July 2018 and occupied on 1st September 2018. So from when to start depreciating the building? Exactly, when it is available for use. Okay, next question is basically subsequent expenditure. You are familiar with the capital revenue expenditure, right? Yeah. So apply this. This is the okay. A piece of machinery has an annual service costing of 10,000 during the most recent service. It was added to replace
part of the engineering, meaning that it will work faster and produce more units of product per hour. The cost of replacement is 20,000. So you have incurred two subsequent expenditure. One is this and the other one is this. So how these expenditure will be recorded in your financial statement? Okay. Exactly. And that second one will be treated as an asset, will be added in the cost because it's a capital expenditure, because it's enhancing the future economic benefit. And this is not enhancing, this is basically annually required. Okay. So this is the depreciation of depreciation. And okay, depreciable amount. Basically, we are here to depreciate the asset by using depreciable amount. What is depreciable amount? Cost minus residual value. There is no need to depreciate the residual value. Basically, we want asset to be recorded at recorded at residual value at the end of its useful life. So that's why we have to eliminate the residual value or scrap value. Okay. So what is important here? What is the depreciable amount? An asset costs 100, has an expected life of 10 years. The purchaser intended to use for the asset for 6 years, and the residual value is 40. Okay. So what is the depreciable amount? 100 minus 40. It means 60. This amount will need to be depreciated. Okay. Okay. One more thing. There is a difference between useful economic life and the useful life. Although the company who manufactured that asset provided that the useful life of that asset is 10 years, okay, but your company will be using that asset for 6 years. So it means you need to depreciate that asset for 6 years. Okay, जितना हम यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक है. ठीक है, कंपनी की लाइफ वो तो भी कहते हैं मल्टीफॉर्म लाइफ टाइम गारंटी. हमने 10 साल यूज किया, बस 10 साल उसकी लाइफ थी. वो एफएक्स की लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन हम यूज कर रहे हैं. तो हमने जितना उसको यूज करना है उससे बेनिफिट लेने उसी के मुताबिक उसको. और बेसिकली यूजफुल लाइफ इज एन एस्टिमेट. तो एनुअली इसको भी हम रिव्यू करते हैं, रिवाइज तो नहीं होगी. ठीक है. ओके, रिवीजन. रिवीजन की बात आई और रिवीजन हो रही है इस क्वेश्चन में. ओके. An entity purchased an asset for 20,000 on 1st January 2018. Reporting date, yes. First read the requirement. What is the depreciation charge for the year ended 31st December 2085? Right? This is your requirement. Okay. An entity purchased an asset for 1st January 2083. I think 3 years before reporting date. 2003, 2084, 2085. On a straight line method, depreciation 5,000 per annum has been charged, assuming 4-year useful life. Okay, with no residual value. On 1st January 2085, the annual review of asset life was undertaken, and the remaining life of the asset was estimated to be 4 years. Okay. Change in life, change in method is a change in estimate, and estimates are treated prospectively. Okay. पहले जो किया वो भी ठीक है, अब चेंज हुआ तो आगे से देख लेते हैं, अब के बाद सही कर लेंगे, पहले वाले को नहीं छेड़ना. ठीक है. वो जो पॉलिसी जब चेंज होती है ना उसको रेट्रोस्पेक्टिव होता है, पहले से सही करो. ठीक है. वो तो कहते हैं ना पूरी बुनियाद ही खराब है, दोबारा से करो. लेकिन एस्टिमेट में वो नहीं होता. एस्टिमेट वाइज होता है, तो चलो पहले जो वो भी ठीक था उस वक्त के हिसाब से अब आगे कर लेते हैं. ओके. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नॉर्मली यू नीड टू फॉलो द टाइमलाइन. Timeline is very important. Okay, let me write it here. Okay, I have 1st Jan 20x3, right? On this date, I had purchased the asset for 20,000. Okay. The useful life at that day was 4 years, right? And it has been told in the question that the depreciation was 5. 20 divided by 4, 5,000, right? So 5,000. This is 15,000, right? On which date? 31st December 20x3. Next date is 31st December 20x4.
On which date the life has been changed? 1st January. So it means depreciation in the next year will be 5,000, 10,000, the carrying amount. 31st December 2084 or 1st January 2085, same. Now the life has been changed. The remaining life at 1st January 2085 is 4 years. So it means, and this is the reporting date. Okay. Simple. Okay. This is a component accounting question. What is the time? Okay, we have 5 minutes and we will conclude this question as well. So, calculate the annual depreciation charge for the year from 1st year to 5th year and then to from 6th year to 10th year. Okay. An entity purchased an aircraft that has an expected life of 20 years with no residual value. Aircraft requires substantial overall at the end of 5, 10 and 15 years. So it means overall will be required after 5 years each, after every 5 years. Okay. So it's a periodic expense incur after every 5 years. And because it's an overall, which means it's a capital expenditure, revenue expenditure. Overhauling is a major repair. It enhances the value. So it is a capital expenditure, right? The aircraft cost 25 million and 5 million of figure is estimated to be attributable to economic benefit restored by overhaul. In the year 6, the cost of overhaul is estimated to be 6 years. Okay. So this is a complex asset. One is aeroplane and the other component is overhaul. Okay. So the total cost of aeroplane is 25. Right? It means the cost of aeroplane and overhaul is split between 20 and 5. At this date, we know that the life of aeroplane is 20, right? So 20 divided by 20, you will get depreciation of 1 each year. Okay. Got it? Okay. And what is the useful life of overhaul? After each 5 years, every 5 years. So it will be 5 years. Useful life of overhaul will be 5 years. Okay. So 5 divided by 5, your depreciation would be 1. So for first 5 years, 1, 1, 1, and 1. So this will become 15 and this will become 0, right? Okay. Now because it's the 6th year and we need to incur overall cost, right? This time the overall cost us 6 million. So 6. What is the remaining life of aeroplane? 15. What is the remaining life of this? 5. So it will be depreciated by 1 and it will be depreciated by 1.2. Right? This is how it will be done. Follow the timeline and the question will be easier for you. So in the first 5 years, the depreciation will be 2 per year. In the next 5 years, the depreciation will be 2.2 per year. Okay. So this is all for today. Any questions? There is a re-evaluation question as well, but we have done the complex situation. So just go through with this question. It will be easy for you. Yeah, sure.